सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उर्वाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। हुकूमत की जानिब से बैंक्स पर इजाफी इनकम टैक्स लगाया जा रहा है, जिसके खिलाफ तमाम बैंक्स मुतारिक हो गए हैं और इस हवाले से बैंक्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी हासिल कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को बैंक से इजाफी इनकम टैक्स हासिल करने से रोक दिया है। हुकूमत की जानिब से एडवांस टू डिपॉजिट पॉलिसी नाफिज की गई थी, जिसमें बैंक्स को पाबंद किया गया था कि बैंक्स का ADR 50% होना चाहिए। अगर बैंक्स इस बेंच मार्क को पूरा करने में कामयाब रहे तो उन्हें इजाफी टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 2 बैंक्स के अलावा बाकी तमाम बैंक्स ADR मेंटेन रखने में नाकाम रहे हैं और अब इजाफी इनकम टैक्स से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमा रहे हैं। बैंक्स की जानिब से प्राइवेट सेक्टर को कर्ज की फराहमी महदूद की गई है, जिसकी वजह से सारा मामला सामने आया है। 50% ADR से नीचे जो बैंक्स की जानिब से अब एक नया हरबा सामने आया है। बैंक्स कर्जे के अहदाफ को पूरा करने के लिए और इजाफी टैक्स से बचने के लिए बड़े डिपॉजिट्स और भारी सेविंग अकाउंट्स पर अब नई फीसेस मुतारिफ करवा रहे हैं। सबसे पहले बैंक अल-फलाह की जानिब से 15 नवंबर को माहाना फीस आयद की गई, जिसके बाद दीगर बैंक्स ने भी इस हिकमत अमली को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। हबीब बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से 18 नवंबर को इजाफी फीस का ऐलान किया गया। मीज़ान बैंक लिमिटेड मुनाफे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, जिसने 1 बिलियन रुपए से ज्यादा रखने वाले अकाउंट्स पर 5% फीस आयद कर दी है। MCB बैंक लिमिटेड ने एक नोटिस के जरिए आगाह किया कि 5% माहाना फीस तमाम चेकिंग अकाउंट्स जिसमें सेविंग और करंट अकाउंट शामिल हैं उनसे वसूल की जाएगी, जिनका बैलेंस 3 बिलियन या उससे ज्यादा होगा। फैसल बैंक की जानिब से भी 5 बिलियन रुपए डिपॉजिट्स पर 5% फीस आयद कर दी गई है। अस्करी बैंक ने 1 बिलियन रुपए पर 5% इजाफी फीस आयद की है। JS बैंक ने 20 दिसंबर 2024 से 5% इजाफी फीस 2 बिलियन या उससे ज्यादा वाले अकाउंट्स पर आयद की है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कहा गया है कि साल के आखिर तक यानी 31 दिसंबर तक लाजमी 50% ADR को पूरा करने में नाकाम रहने वाले बैंक्स पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 अक्टूबर तक बैंक्स का एवरेज ADR 44% रहा और 11 बड़े बैंक्स में से कोई भी 50% बेंचमार्क को पूरा नहीं कर सका है। ADR रेशो पर इजाफी इनकम टैक्स सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से आयद नहीं किया जा रहा, बल्कि दुनिया के बड़े ममालिक में यह पॉलिसी सख्ती से नाफिज है और दीगर मुल्कों में उनका ADR रेशो बहुत बुलंद सतह पर मौजूद है। पाकिस्तान के बैंक्स इस वक्त घाना, अल्जेरिया, इराक, सूडान, अंगोला, कॉन्गो, सिरेलियन और जम्बिया जैसे ममालिक के साथ उनकी सफ में शामिल हो गए हैं, जिनका ADR 40 से 50% के दरमियान है या 40% से भी कम है। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बैंक्स पर आयद की जाने वाले 15% इजाफी इनकम टैक्स के खिलाफ हुक्म इम्तना को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। कमर्शियल बैंक से टैक्स वसूली की आखिरी तारीख की रोशनी में इस हफ्ते के अंदर सिविल पिटीशन दायर की जाएगी। FBR को रवा माली साल के पहले 4 महीनों में 190 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है और 197 अरब रुपए के इजाफी इनकम टैक्स की वसूली पर स्टे ऑर्डर ने हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली खिजर साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं, बिजनेस रिकॉर्डर के हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार इलियास साहब फॉर्मर पार्ट चैम्बर के टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद इकबाल साहब फॉर्मर बैंक डायरेक्टर हैं, फॉर्मर बैंकर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो अली खिजर साहब, ये अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, अब जिसके भी 1 अरब रुपए अगर बैंक में रखे हुए हैं और उसने अपने किसी मकसद या मसरफ के तहत उसको रखे हैं, तो उसको ये 5% फीस देना पड़ेगी। ये क्या करने चाह रहे हैं बैंक हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ? सबसे पहले ये देखिए कि जरा बात को थोड़ा समझ जाइए। पहले आपने भी अपने बयानिए के अंदर शुरू में बताया कि हम ज़ाम्बिया और पता नहीं इराक और पता नहीं किस तरह के मुल्कों के सब में शामिल हो गए हैं। तो वो सब में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि हमारी हुकूमत के अखराजात और हमारी हुकूमत का कर्ज। वो अली खिजर साहब, वो सिर्फ बैंक्स की हद तक बात की है मैंने कि हमारे मुल्क के जो बैंक्स हैं वो ADR के मामले में उन ममालिक के साथ मैच कर रहे हैं। मैं आपकी बात को ही आपने जो बात की है उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट दुरुस्त करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि जी हमारे ADR 40% है, जो सोमालिया, मंगोलिया, इराक और सो एंड सो फोर्थ आपने जो मुल्कों के नाम दिए हैं उसके लिए ये ADR क्यों कम होता है? क्योंकि एक आपकी जैसे एक मुल्क के अंदर जो डिपॉजिट ग्रोथ होती है वो और बैंक का एक अपना कैपिटल होता है, वो चैनलाइज होके एसेट्स में डिप्लॉय होता है। एसेट्स में मेनली आपका 2 ऑप्शन होती है, प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट दे या गवर्नमेंट को आप क्रेडिट दे। जब आपकी गवर्नमेंट का क्रेडिट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट कम हो जाता है। तो ये हो रहा है इस मुल्क में और वही हो रहा है उन मुल्कों में कि जिन मुल्कों में गवर्नमेंट के की बोरोइंग रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जिन मुल्कों के फिजिकल हालात अच्छे नहीं हैं, जिन मुल्कों के हुकूमत इनएफिशिएंट है, जिन मुल्कों के अंदर कर्जे की मकदार बहुत ज़्यादा है और वो डोमेस्टिक जो है वो सिस्टम के ऊपर उन कर्जों की रिलायंस है,
उनके ADR कम होते हैं। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझना पहली बात बहुत जरूरी है इस सारे में, कि इसमें बैंक्स को कसूरवार देने से पहले यही मुल्क है 2007 के अंदर आपके इन्हीं बैंक्स के ADR जो था 77% था, एक बैंक का 90% प्लस था और एवरेज ADR 77 प्लस था। और कोई आपको शाज़र और नाज़र कोई ऐसा बैंक मिलता था जो 70% से नीचे हो। आज आपको शाज़र और नाज़र कोई ऐसा बैंक मिलता है जो 50% से ऊपर हो। सिर्फ दो ऐसे, आप देखें सिर्फ सिल्क बैंक और JS बैंक, सिर्फ दो ऐसे बैंक हैं। छोड़ दे मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये जब 38 से 44 पे हुआ, ये तो डॉक्टरिंग हुई है। जब 38 4 महीने पे था वो नंबर लेना, ये तो डॉक्टर की है नंबर। अभी वो जो आपको जो बता रहे हैं मैं अभी आपको समझा भी देता हूँ डॉक्टर कैसे किए हैं। वो दो बैंक भी जो हुए हैं वो मतलब उसको हम एक किसी को मतलब कॉर्नर आउट नहीं मैं करना चाह रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि पूरी इंडस्ट्री इससे सफर कर रही है। उसकी वजह यह है कि उसका बुनियादी कसूरवार हुकूमत पाकिस्तान है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान को कर्जा चाहिए, कर्जा बैंकिंग सिस्टम देता है, वो बैंकिंग सिस्टम जब प्राइवेट सेक्टर को देगा या हुकूमत देगा। बैंकिंग सिस्टम ने अपना पूरा कर्जा दे दिया, उसके बाद भी हुकूमत को कर्जा चाहिए तो स्टेट बैंक जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, उसे पैसे इंजेक्ट करता है, बैंक को देता है और वो बैंक आगे दे देता है। बैंक ने 12 ट्रिलियन का तो कर्जा इस तरह दिया हुआ है, 10-12 ट्रिलियन रुपए का, ठीक है जी। अब 8 ट्रिलियन पे हो गया, पीक पे 12 ट्रिलियन का हो गया था। तो 8 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन का अगर कर्जा आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू दिया होगा तो वो तो आप नहीं दे सकते प्राइवेट सेक्टर को, तो आपने देना ही हुकूमत को है। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट को पहले समझे, उस कॉन्टेक्स्ट को रख के बात करें। अच्छा, अब ये आपकी बात होगी। अब आपका सवाल क्या था कि जी डिपॉजिट पे क्या कह रहे थे, वो जरा सवाल रिपीट करते हैं। मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूं। ये देखिए, अब अगर ये 50% डिपॉजिट नहीं, डिपॉजिट का कर्ज की सूरत में, लेंडिंग की सूरत में प्राइवेट सेक्टर को नहीं, प्राइवेट सेक्टर अपना बिजनेस या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेकर कैसे आगे चलेगा? आखिर में सफर तो हमारा प्राइवेट सेक्टर ही हो रहा है ना। जी बिल्कुल, आपने 101% बात की है, लेकिन इसका कसूरवार भी फिस्कल साइड है कि जिसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो इसकी इतनी इनएफिशिएंसीज है। फिस्कल डेफिसिट चूंकि आपका बहुत ज्यादा है, उस फिस्कल डेफिसिट की वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, जिसको ट्विन डेफिसिट का प्रॉब्लम किया जाता है। उसकी वजह से आपकी करेंसी डिप्रिशिएट होती है, उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, उसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन होती है, ठीक है जी। तो इन्फ्लेशन होती है तो उससे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर तो लेंडिंग का बोरो करता ही नहीं है, उसको रिटर्न ही नहीं करता। लोगों की इन्फ्लेशन से डिमांड गिर जाती है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से भी डिमांड गिर जाती है, तो प्राइवेट सेक्टर की तो वो बोरिंग की सकत ही नहीं रह जाती। जब आप इंटरेस्ट रेट नीचे लाएंगे, जब इन्फ्लेशन नीचे लाएंगे, जब फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे, जब करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल होगा, तो फिर प्राइवेट अली खजर, अब ये एक तासुर ये बन रहा है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर की वो सकत नहीं थी। तो अब चूंकि सरदार इलियास साहब भी फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर के और जाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो सरदार साहब ये वाकई ये तासुर दुरुस्त है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर कर्ज लेना ही नहीं चाहता था। अब उस वक्त तो इंटरेस्ट रेट बहुत हायर साइड पर था, अब तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लाइन की तरफ है और शायद फिस्कल ईयर एंड होते होते सिंगल डिजिट में भी चला जाएगा। तो ये तो एक अट्रैक्टिव टाइम हो सकता है प्राइवेट सेक्टर के लिए लैंडिंग का, और इसी वक्त ये स्टे ऑर्डर आ गया है। देखिए, मैं मानता हूं कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है और मैं अपने इन कॉलीग से एग्री भी करता हूं कि सही कह रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें अपना इंटरेस्ट रेट आपका कंड्यूसिव नहीं है इस एनवायरनमेंट में, 15% इज नॉट वायबल। अगर आप उन ममालिक से कंपेयर करें इनके एरिया का रेफरेंस आप दे रहे थे, स्पेशली डेवलप मुल्कों की बात कर लें, यूके की बात कर लें, यूएस की बात कर लें, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 4 to 5% के करीब है, जो कि फिर भी समझ आता है। सिंगल डिजिट पे जब तक आप इंटरेस्ट रेट नहीं लाते उस वक्त तक इन बैंक्स का एरिया बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो देखिए कोई भी बिजनेस हो ना, उसकी आप प्रॉफिटेबिलिटी देख लें, आपका मार्जिन कितना होता है कि 20% तक आप कर लें, 22 कर लें, 25 कर लें। हमारी मिसलेनियस कॉस्ट इतनी ज्यादा है, फिर 60 टाइप्स ऑफ टैक्स है यहाँ पे, और टैक्सेस भी आपको पता है फिनोमिनल है, वी पेइंग मोर देन 50%। तो उसके बाद बचेगा क्या हमें? तो हम 15% पे लर्निंग ले ही नहीं सकते। नेचुरली एक ही रेमेडी थी, एक ही ऑल्टरनेटिव था, वो थे लोगों के पास TDRs, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। और अब आपने वो भी एक किसी से ले देखें, अगर एक ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पैसा भेज रहा है, हम मिलते कर रहे हैं लोगों के यहाँ पे रेमिटेंस आए, और किसी के रेमिटेंस पड़े हुए स्पेयर फंड्स हैं बैंक के अंदर, एंड आई एम टेलिंग यू देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पास $3.6 मिलियन से ज्यादा यहाँ पैसा मौजूद है, जो कि नेचुरली स्टेट बैंक ने और FBI ने देख लिया होगा, उन्होंने कहा होगा कि इतने पैसे बैंक्स में पड़े हुए हैं, सो व्हाई नॉट टैक्स देम। और ये चाहते हैं, वो चाहते हैं सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन हालात में नहीं हो सकती। लेकिन दिस इज अ टाइम ऑफ पैनिक, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, व्हिच हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक ये रैलीज प्रोटेस्ट खत्म नहीं होते, जब तक FDI नहीं आती, जब तक आपका ट्रू एसेंस ऑफ वन विंडो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं होती। आज भी अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आप रैंकिंग देख लें, पाकिस्तान 108 पे है, 108 अमॉन्ग्स्ट 188 कंट्रीज। तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी? और जो इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे सरमाया मौजूद है, आप उसको भी पैनिक में लोगों को फोर्स करेंगे कि पैसा बाहर लेके चल जाए, आपके पैसे के ऊपर टैक्स आ जाएगा। दिस वाज नॉट द राइट टाइम। टाइम बहुत मैटर करता है, दिस इज डेफिनेटली नॉट द राइट टाइम। मैं समझता हूँ कि इसकी डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ज्यादा होगी। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग मनी इन द बैंक,
लोग पैसे निकाल के म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। स्टॉक मार्केट आपकी थ्राइव कर रही है, दिस इज नॉट समथिंग कि कल जाके स्टॉक मार्केट को आप टैक्स करना शुरू कर दें। आई एम टेलिंग यू देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव जो लोगों के पास होता है। आज अर्निंग पर शेयर हमारी देख लें, माशाल्लाह द स्टॉक मार्केट हिटिंग टॉप रिकॉर्ड्स, लेकिन देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव। वर्स्ट केस सिनेरियो, आपके पिछले 1 साल में $11 बिलियन पाकिस्तान से दुबई जा चुका है। इसी पैनिक में, इसी अनसर्टेनिटी में, तो अगर ये करना शुरू कर दिया आपने, फीस 5% प्लस लेवी करने शुरू कर दिया अकाउंट्स पे, आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर पाकिस्तान में एनवायरनमेंट ना लोगों को नजर आई तो ये पैसा मजीद दुबई, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएस इस मार्केट में चल जाएगा। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, मैं इससे पहले आपकी तरफ आऊँ, जरा अली खिज़र साहब से मैं एक और सवाल पहले पूछूं, फिर आपकी तरफ मैं तफसील से आता हूँ। तो अली खिज़र साहब, ये हमारा बजट पास हुआ, बजट में ये ADR पॉलिसी को शामिल किया गया, और बजट ज़ाहिर है हमारे पार्लियामेंट हाउस से जब पास होता है उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स होते हैं। अब जिस डॉक्यूमेंट पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स हैं, जिस पॉलिसी पर, उसमें फिर स्टे ऑर्डर लेना, तो उस स्टे ऑर्डर की क्या हैसियत रह जाती है? आप कोई उसकी इस वक्त लीगल इंपॉर्टेंस या लीगल वैल्यू है? क्या बैंक को कोई अनड्यू रिलीफ मिल सकता है इससे? आई थिंक ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, किसी आप लीगल एक्सपर्ट से पूछें कि वो लीगली वो स्टे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं तो आपको नहीं बता सकूंगा ज़्यादा। बहरहाल आपकी वो जो पहला सवाल जो था ना, इसको हम रिफ्रेज ऐसे कर लेते हैं कि यानी वो टाइम था बजट का कि उस वक्त बैंक्स आते अपना प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड करा सकते थे, बैठ सकते थे, बैठकर कोई वे आउट निकल सकता था। ये 6-8 महीने ज़ाय किए, और ऐसे टाइम पे जब इंटरेस्ट रेट अब डाउन हो रहे हैं, जब प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की तरफ ज़्यादा आएगा, उस वक्त फिर ये अदालत के पास चलेगा कि अब हम इनको नहीं कर्ज देना चाहते। अच्छा, अब इसकी बात को पहले समझ लें। अब आपको मैं बताता हूँ, पहले आपने वो बोला ना कि 5 अरब या 1 अरब तो पैसे ज्यादा पे करंट अकाउंट के ऊपर सर्विस चार्जेस 5% कोई कुछ लगा रहा है, आपने कुछ बैंक से नाम भी लिए। अच्छा, अमूमन ये जो अकाउंट्स होते हैं ये इंडिविजुअल्स के नहीं होते, पहली बात आप ये समझ लीजिए। इसमें कॉर्पोरेशंस होती हैं जो ये पैसे यूजुअली रखती हैं, और इसके अंदर गवर्नमेंट की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो रखती हैं। इंडिविजुअल करंट अकाउंट के अंदर 5 अरब रुपया, मेरा नहीं ख्याल को पाकिस्तान में एक कोई भी इंडिविजुअल होगा 5 अरब रुपया वो अपनी जेब का वो रख सकेगा। जाहिर बात है वो कॉर्पोरेशंस होंगी, उनको फिर वो ये है कि वो कहीं ना कहीं उसको लगाना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं उसको डिप्लॉय करना चाहिए। तो वो इस तरह से है, और वो चीज़ है उसके, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, और उसका मकसद ये है कि ADR भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो हुआ क्या था उस वक्त जी, जब ये बजट आ रहा था, तो उस वक्त जब फाइनेंस मिनिस्टर जो के हैं अपना औरंगजेब साहब, उन्होंने इस तरह के टैक्स को नहीं डाला था। और जब बजट की स्पीच हुई थी और बजट जब डॉक्यूमेंट शेयर हुआ था जिसके ऊपर सारा एनालिसिस हो रहा था, जो बातें हो रही थी, उस वक्त ADR का ये टैक्स नहीं था। आखिरी दिन पे तकरीबन मेरे ख्याल 26 या 27 तारीख को गवर्नमेंट के अंदर किसी को लगता है, परहैप्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब है जो मेरी इत्तलात के मुताबिक, उनको लगता है कि जी ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं है। वो एक जर्नलिस्ट को वो बताते हैं, जर्नलिस्ट को खुद से पता चलता है, वो एक जर्नलिस्ट जो है वो एक खबर करता है 27 तारीख की सुबह में या 26 तारीख की सुबह में, और कहता है कि ये बैंक को जो इजी मनी है। तो उसके बाद वो ADR टैक्स को ये इम्पोज कर दिया जाता है, और वो आखिरी वक्त पे बजट पास होने के वक्त निकल जाता है। तो वो उस पर चीज होती है, जबकि ये एक बैक डोर से इसको खास तरीके से डलवाया गया। अच्छा, ये दूसरा ये टैक्स जो है ना, ये टैक्स है स्नैपशॉट पे, यानी कि 30 दिसंबर को जो तारीख होगी उस पर जो होगा उस पर होगा। इस वजह से डॉक्टरिंग हो रही है। तो FDR कहता है कि जी इसको एवरेज पे साल की कर देना चाहिए, लेकिन एवरेज पे भी करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, डिपॉजिट को रखेंगे। बैंक की बात देखें, बैंक कैसे कर सकता है जब आपकी हुकूमत जो है वो अपनी वो कर्जे की मकदार जो है ले जा रही है, और इंटरेस्ट रेट लेने से क्या आपकी हुकूमत के कर्जे की मकदार खत्म हो जाएगी? आपका 7% का अगर डेफिसिट आना है इस साल, तो 116 ट्रिलियन का अगर आपका 116 ट्रिलियन का अगर GDP आपका है, उसका 7% आपको तकरीबन 9-10 ट्रिलियन के करीब बनता है। 9-10 ट्रिलियन का अगर आपका इस दफा फिस्कल डेफिसिट आना है, तो 9-10 ट्रिलियन की तो फ्रेश गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट है। तो उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर को क्या आपको लोन मिलेगा? आपको बातें वो करते हैं पति लाला लैंड वाली के इंटरेस्ट रेट नीचे आ रही है, लो आ जाएगी। तो लेकिन अली साहब, ये आप पिछले कई महीने ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें, अच्छा आप कंप्लीट करें कि आपकी इंडस्ट्री में स्लैग पड़ा हुआ है। गाड़ियां 300,000 बिकती थी 2022 में, इस वक्त 1.5 लाख गाड़ी नहीं बिकती है। आपकी पावर कंजप्शन जो है वो कम हो गई हुई है। आपकी ऑयल के डीजल के सेल्स कम हो गई है। सीमेंट आपके डिस्पैचेस लो हैं, स्टील के आपके डिस्पैचेस लो हैं। तो हर इंडस्ट्री के अंदर जिसमें एक्सपेंशन हुई है, टेक्सटाइल के अंदर इतनी यान फैक्ट्री लगी है जो बंद होती फिर रही है। टर्फ की लोगों ने अभी तक पूरी फैक्ट्रियां जो है खोली भी नहीं है। इतनी इंडस्ट्री में स्लैक है, कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है। तो कौन इस वक्त लोन लेगा? वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेगा, वो पहले भी लेता था, अभी भी लेगा।
पहले आप हालात कंड्यूसिव बनाए, पहले जो स्लैक है उसको तो आप यूटिलाइज करें ना। गवर्नमेंट अब चूंकि IMF प्रोग्राम में जा चुकी है, वो प्रोग्राम भी अवेल कर लिया, तो IMF प्रोग्राम में ना होते हुए गवर्नमेंट ज्यादा बोरोइंग कर रही थी बैंक से, क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा जब ये प्रोग्राम मिल जाएगा, IMF का प्रोग्राम जब इसकी पहली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी? देखिए IMF के प्रोग्राम से गवर्नमेंट की बोरिंग की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ती है, अनलेस के वो फिस्कल वो जो बाहर से पैसा आता है, जो आपको गवर्नमेंट की के लिए बोरिंग की जरूरत होती है, अगर जितना वो ज्यादा आएगा तो डोमेस्टिक सेक्टर से कम पड़ेगा। थोड़ा सा NFA बढ़ा है, जो नेट फॉरेन एसेट बढ़े हैं, जिसमें बाहर से कुछ पैसे आए हैं। जैसे IMF ने आपको कहा कि 1.1 बिलियन की डॉलर की वो क्लाइमेट रेजिलिएंट की फंडिंग शायद दे दे अगले 6-8 महीने के अंदर, वो आती है तो वो आपकी डायरेक्ट फिस्कल साइड पे पड़ेगी। तो इस तरह की कुछ चीजें आती है, या वर्ल्ड बैंक की आती है, या किसी और जगह से आती है जो गवर्नमेंट को फिस्कल सपोर्ट के लिए, तो वहां से बोरिंग की जरूरत पर कम पड़ेगी। वरना तो आपने बोरिंग डोमेस्टिक सोर्सेज से करनी है, वो इधर से ही करेंगे, आप बैंक से करवाएंगे। एक तो आप बैंक पे एरिया लगा रहे हैं, दूसरा कहते हैं कि बोरिंग करें। कल का बैंक अगर गवर्नमेंट को बोरो करना बंद कर दें तो क्या होगा, मुझे बताइए। फिर क्या होगा? ये डिपॉजिटर्स के साथ जो हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है ना कि बैंक्स खैराती जो अदारे तो नहीं है ना, वो भी पैसा बनाने के लिए आए हैं, वो नेगेटिव स्प्रेड बनाने तो नहीं आए हैं। उनको आपने ये पॉलिसी गलत है। ठीक है, आपका अगर आपने एरिया को ठीक करना है तो आप अपने फिस्कल हाउस को ठीक करें पहले। ठीक है, चलो चूंकि शाहिद साहब भी साथ मौजूद हैं, चूंकि बैंकर भी एक तवील अरसे उन्होंने बैंक के लिए खिदमत अंजाम दी, तो शाहिद साहब ये इस वक्त आप एक बैंक्स का एक बिहेवियर और एक स्ट्रेटजी है, और जाहिर है कि इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर है वो बोरिंग चाहते हैं नहीं चाहते, लेकिन ये उनको प्रमोट करने, उनकी सपोर्ट करने वाली एक फील, एक हमारी एनर्जी के, हमारी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको ऊपर ले जाने के लिए ये बैंकिंग का जो इस वक्त बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है, इससे आप खुद मुतमईन हैं, चूँकि आपका बड़ा तजुर्बा भी रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर हमारा ऊपर जाएगा तो ज़ाहिर है हमारे इंडिकेटर्स भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? जी, ये जो इक़दाम लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, बेसिकली जो FPR की तरफ से, वो इसीलिए लिया गया है कि ताकि लोग जो हैं अपना डिपॉज़िट जो है वो बैंक में रख के सिर्फ आइडियली उसके ऊपर मार्कअप के ऊपर सिर्फ ही काम ना करें, बल्कि इससे विड्रॉ करके और इकॉनमी में इसमें अपना हिस्सा लें, और जितनी ज़्यादा इकनॉमिक एक्टिविटी होगी उतना ही बेहतर होगा। इनफैक्ट के पिछले दिनों जब से मार्कअप रेट कम किए गए हैं, वो बेसिकली इसीलिए किए गए हैं ताकि डिपॉजिट्स बाहर आएँ और बैंक से पैसा निकल के इकॉनमी में इंजेक्ट हो, और डिफरेंट बिजनेसेस में जैसे स्टॉक एक्सचेंज है या और बाकी बिजनेसेस हैं उसमें लोग इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि सिर्फ अपना पैसा बैंक में रख के और सिर्फ मार्कअप के ऊपर अपने जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को या अपने अखराजात उससे पूरा करें। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इक़दाम है कि एक तरफ से मार्कअप रेट्स कम कर दिए, पॉलिसी रेट्स कम कर दिए हैं, ताकि लोगों के लिए एक्टिविटी जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। सेकेंडली, जैसे बैंक्स में पहले भी ये शुरू से ही होता था, ये कोई आज की बात नहीं है कि एडवांस टू डिपॉजिट जो रेशो है उसको हमेशा से कंसिडर किया जाता रहा है, लेकिन उस वक्त कोई पेनल्टीज़ वगैरह नहीं थी। अब पेनल्टी इम्पोज़ करने का ज़ाहिर है कि दो पर्पज़ हैं, एक तो ये है कि रेवेन्यू जनरेट होगा, सेकेंडली इकनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये काम शुरू किया गया है। और इसके ऊपर अभी अगर आप देखें जो भी लास्ट फिगर्स हैं, अगर आप उसको ज़रा थोड़ा सा उसको मॉनिटर करते हैं तो पिछले 1-1.5 माह में जो मार्कअप रेट कम होने की वजह से, पॉलिसी रेट कम होने की वजह से लेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तकरीबन कोई 1 ट्रिलियन के करीब जो है वो सिर्फ 1 माह में हो गई है। अच्छा। अब ज़ाहिर है कि हर बैंक को अपना एडवांस टू क्रेडिट रेशियो जो है उसको मॉनिटर करना है और उसको मेंटेन करना है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा मुल्क जो है वो अभी काफ़ी कम है, इसमें जितने भी बैंक्स हैं तमाम जो हैं वो 30s में है, 30%, 35%, 39% के ऊपर मोस्टली बैंक्स। लेकिन पिछले 1 माह में तकरीबन 8 से 9% का इसमें इजाफा हुआ है, और बैंक्स आर लाइक वेरी एग्रेसिवली लैंडिंग के ऊपर अपनी तवज्जो दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड किया जाए और इस रेशो को बेहतर बनाया जाए। बट इट विल टेक टाइम, ये एकदम से 1 दिन में या 2 दिन वाली बात नहीं है, इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम। ठीक है शाहिद साहब, अब 2-3 सवाल मुझे छोटे छोटे आपसे और पूछने हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अली खज़र साहब आपका और सरदार इलियास साहब आप दोनों का बेहद शुक्रिया सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शाहिद इकबाल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। शाहिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर बैंकर हैं। तो शाहिद साहब, अभी ब्रेक से पहले भी हम टाइमिंग की अहमियत की बात कर रहे थे कि इस टाइम जब ये बैंक स्टे ऑर्डर हासिल करने के लिए अदालत गए, अब ये वो वक्त है कि जब इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है और लैंडिंग का इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर का मूड था वो बहुत तेज़ी के साथ वो मुतारिक हो सकते थे। फिर ये वो वक्त है कि जब 31 दिसंबर भी अब करीब आने वाली है, साल के आखिरी दिन हर एक को बैलेंस चेक करके और ADR का फिर हिसाब किताब होना था। तो ये इस टाइम इन्हें क्यों ज़रूरत महसूस हुई है, जबकि इससे पहले अच्छा खासा वक्त था, पूरा साल पड़ा था, बजट के बाद भी काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, तो ये पहले भी ये स्टेप लिया जा सकता था? नहीं, आप सही बात कर रहे हैं। इसके ऊपर तो शुरू से एक्शन होना चाहिए था और अग्रेसिवली बैंक्स को जो है ये टारगेट्स अपने अचीव करने चाहिए थे, ताकि एंड ऑफ द ईयर आके फिर इस मुश्किल में ना आए। और अभी प्रॉब्लम ये आ गई है कि बजाय इसके कि फैसिलिटेट ज़्यादा किया जाए, कोशिश कर रहे हैं फैसिलिटेशन की भी, लेकिन ज़्यादा पेनलाइज कर रहे हैं अपने ओन अकाउंट होल्डर्स को जिनका वॉल्यूम, जिनका बैलेंस ज़्यादा है। और कुछ बैंक्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 बिलियन से ज़्यादा के जिनके पास अकाउंट्स हैं उनको भी वो पेनल्टी लगा रहे हैं, और जिन लोगों के, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के 2 बिलियन या 3 बिलियन, डिफरेंट बैंक्स ने डिफरेंट एक क्राइटेरिया एक सेट किया हुआ है, एक थ्रेशोल्ड सेट किया है, जिसके ऊपर वो पेनल्टी लगा रहे हैं अपने अकाउंट होल्डर्स को कि अपना डिपॉजिट को श्रेड करें। सिर्फ इसलिए, सिर्फ उसका मकसद ये है कि इनके ऊपर जो पेनल्टीज़ लग रही हैं उन पेनल्टीज़ से बचने के लिए। हालांकि इसका पॉजिटिव तरीका तो ये है कि बैंक्स को एग्रेसिवली लेंडिंग करनी चाहिए, और ये सिर्फ अभी नहीं, ये तो साल के शुरू से डेफिनेटली जब से टारगेट्स मिले थे या जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ था, जब से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बात की थी, इन्हें एग्रेसिवली करना चाहिए था। और इसका देखें, प्ली वो ये लेते हैं बैंक्स जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी चूँकि पॉलिसी रेट्स ज़्यादा थे इसलिए लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी। लेकिन आप एक तरफ ये भी देखिए कि जितनी लैंडिंग इन्होंने की हुई है मोस्टली जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाली साइड के ऊपर लैंडिंग की है। गवर्नमेंट को उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में लगाया हुआ है, लेकिन ये क्या जनरल पब्लिक के लिए इतने ज़्यादा ल्यूक्रेटिव टर्म्स नहीं की हुई। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे लोन्स और ऐसी चीज़ें एग्रेसिवली की जाएं जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो और अट्रैक्शन हो, और इजी टर्म्स के ऊपर, इजी कंडीशंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दिए जाएं। डिफरेंट बिजनेसेस के लिए लोन हैं, पर्सनल यूज़ के लिए लोन है, प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स हैं, ताकि इकनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो। बजाय इसके कि आप अगर लोगों को पैसा वापस कर देंगे, वो भी ठीक है, उससे भी जाहिर है कि इकॉनमी मुल्क की बढ़ेगी और लोग बैंकों में पैसा रखने की बजाय बिज़नेस में लगाएंगे। लेकिन बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है कई जगह के ऊपर कि जहाँ बैंक की सपोर्ट आपको चाहिए होती है, और बैंक्स को लेंडिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और इनोवेटिव किस्म के प्रोडक्ट्स कुछ इंट्रोड्यूस करने चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कि आम आदमी को उससे फ़ायदा हो। और अपना ज़ाहिर है कि रिस्क तो बैंक ने कवर करना ही है, बट देयर आर सो मैनी वेज़ टू डू इट। तो शाहिद साहब, ये जो बैंक से कह रहे हैं कि जी क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था इसलिए फिर हम इस लेंडिंग नहीं मुमकिन हो पा रही थी, तो इन्हीं में 2 छोटे बैंक्स ऐसे हैं ना, सिल्क बैंक और JS बैंक, जो कि निस्बतन छोटे बैंक हैं, उन्होंने तो इस क्राइटेरिया को पूरा किया है। एक बैंक की हायर 60s में परसेंटेज है, एक की 50s में, तो वो छोटे बैंक्स कैसे इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं जबकि बड़े बड़े बैंक्स इसमें नाकाम हो रहे हैं और इंटेंशनली वो नाकाम हो रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं वो इसको पूरा? देखें, जहाँ तक मुझे इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है वो ये है कि जो छोटे बैंक्स हैं वो छोटे रहे इस वजह से शायद गए हुए हैं कि उनके डिपॉजिट पहले ही निकल गए थे। अच्छा। और सेकेंडली ये कि उन्होंने फिर भी इस चीज़ को मेंटेन किया, लेकिन ओवरऑल अगर वॉल्यूम देखा जाए, डिपॉजिट का वॉल्यूम और लेंडिंग का वॉल्यूम, तो वो है ही बहुत कम। ये बात आपकी सही है, बड़े बैंक्स को भी करना चाहिए। और बड़े बैंक्स अब आप देख लीजिए कि एक माह में 1 ट्रिलियन की अगर लेंडिंग हो सकती है, और अगर यही ट्रेंड रहे तो कहाँ पे जा सकते हैं। और अगर यही ट्रेंड शुरू से रहता, जनवरी से रहता, और कुछ इसके ऊपर एग्रेसिवली काम हुआ होता, तो मेरा ख्याल है कि टारगेट ठीक है, थोड़ा सा स्टीप है, लेकिन ये कि फिर भी ऐसा नहीं है कि जो अचीव नहीं हो सकता। और बाकी जहाँ तक आपने बात की कि आपने पिछला एक सवाल किया था शायद बीच में ही रह गया, जिसमें आपने कहा था कि कोई स्टे वगैरह की बात या कोर्ट में लोग गए हुए हैं, तो देखें उस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है। उस चीज़ का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जुडिशरी को भी मालूम है कि अगर पेनल्टीज़ नहीं लगेंगी तो क्या होगा, हमारा डेफिनेटली जो टैक्स के टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं होंगे, रेवेन्यू नहीं आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से इन्हें कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, और अगर हुआ भी तो वो टेम्परेरीली होगा।
और अभी आप ये देखिए कि वैसे ही बैंक्स जो हैं, अगर आप ट्रेडिशन देखें पिछले कई सालों से, तो ये जो लास्ट मंथ्स होते हैं इसमें तो ज़्यादा डिपॉजिट के पीछे बैंक्स भाग रहे होते हैं अपने टारगेट अचीव करने के लिए। लेकिन इस दफ़ा अपना डिपॉजिट कम करने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि वो 15% या 10% का जो पेनल्टीज़ लगनी है या जो टैक्स लगना है उसको किसी तरह से अवॉइड किया जाए। इसकी बजाय पॉजिटिव सोच तो ये है कि लेंडिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए और इनोवेटिव किस्म के नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ जिसमें लेंडिंग हो सके और बिज़नेस को जिससे सपोर्ट मिले, जिससे आम आदमी को सपोर्ट मिले, जिससे इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले और हम एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ करें। देखें, देयर आर सो मैनी वेज़ कि हर फील्ड में आप लोन दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी फील्ड है कि जिसमें आप लोन नहीं दे सकते। लाइक आप हाउसिंग वाली बात अगर आप समझ लें, एग्रीकल्चर समझ लें, तो देयर आर सो मैनी, जितनी भी जो कुछ भी नज़र आ रहा है हर जगह, जहाँ पे भी जिस चीज़ से भी इकॉनमी जो है, जहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, उस जगह को सपोर्ट करने के लिए बैंक्स को आगे आना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो शाहिद साहब, अब ये बड़े डिपॉजिट्स पर जो जिस तरह अचानक से एक फ़ीस इम्प्लीमेंट कर दी गई है, ये कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ये किस कानून को फॉलो किया जा रहा है कि डिपॉजिटर से को पहले से नहीं ऑन बोर्ड लिया गया, उसको अचानक इत्तला की जा रही है कि आपका ये डिपॉजिट था, इस पर हमने ये फ़ीस अब इम्प्लीमेंट कर दी है, तो ये तो बड़ी हौसला शिकनी होगी इससे डिपॉजिटर्स की। वेल देखें, बैंक के पास ये राइट तो होता है कि वो अपने चार्जेस रिवाइज़ करता है, क्योंकि बायनवली क्वार्टरली जो चार्जेस हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब ये बैंक्स ने इकट्ठे होके एक चीज़ डिसाइड की है और हर बैंक ने डिफरेंट इसके ऊपर अपना थ्रेशोल्ड रखा है। किसी ने 1 बिलियन के डिपॉजिटर के ऊपर रखा है, किसी ने 5 बिलियन के डिपॉजिटर के ऊपर रखा है। होना ये नहीं चाहिए, इसलिए कि बजाय इसके कि अपनी लेंडिंग बढ़ा के आप इस चीज़ को कवर करें, आपको पेनल्टी लगनी है या जो आपको टैक्स लगना है वो आप खुद दें, उसकी बजाय आपने उसको आगे पास ऑन कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल साहब, फॉर्मर बैंकर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।